चलो जी, अब डिस्कशन कर रहे हैं हम सॉलिड स्टेट का, 12th क्लास का चैप्टर है। ओके, एक साल तक तो ये 12वीं 11वीं में भी रखा है इस चैप्टर को ना, शायद तुम्हारे वाले टाइम पे रखा होगा, है ना। हाँ तो चलो जी, तो सबसे पहले सॉलिड में दो पार्ट कर लें। मेरे पास सॉलिड के मुझे करेक्टरिस्टिक पढ़ने की नीड नहीं है कि इसके अंदर जो फोर्सेज है वो स्ट्रोंग है, क्लियर ना। इंटर मोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रोंग है, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस है वो लेस है। ऐसी बातों से अच्छा सीधे हम काम की बात शुरू करें। तो सॉलिड का एक पार्ट होएगा अमोर्फस, ठीक है जी, और दूसरा होएगा मेरे पास क्रिस्टलाइन। वन पार्ट इज अमोर्फस, सेकंड इज क्रिस्टलाइन। ओके, अब हम इन्हीं के बीच में डिफरेंसेस निकालते हैं, अमोर्फस में और क्रिस्टलाइन में। उसी पे काम शुरू कर रहा हूं। किसी को बात करनी होगी तो पहले डिफरेंसेस कर लेते हैं, उसके बाद मेरे से डिस्कशन कर लेना, क्लियर। तो हेडिंग हमारे पास है डिफरेंसेस किनके बीच में, क्रिस्टलाइन का और अमोर्फस का, ठीक है जी। एक साइड में हम लिख देते हैं जी क्रिस्टलाइन, एक साइड में हम लिख देते हैं जी क्रिस्टलाइन, और दूसरी साइड हम लिख देते हैं अमोर्फस। सबसे पहली बात क्रिस्टलाइन में, है तो ये भी सॉलिड, है तो ये भी सॉलिड, लेकिन इनकी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो ज्योमेट्री है, मेरा इंटरनल वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, आज की क्लास में आ भी जाए बात। वो बात क्या होएगी, जैसे हमारे पास एक क्यूबिक है, उसके बोन्ड एंगल्स है ना, अल्फा बीटा गामा एंगल्स, मतलब क्लियर एंगल्स, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स अच्छा वर्ड है, वो फिक्स रहते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते, तभी कह रहे हैं ना इंटरनल ज्योमेट्री इसकी वेल डिफाइंड है। जबकि यहां अगर मैं बात करूं तो इनकी इंटरनल ज्योमेट्री, इनकी इंटरनल ज्योमेट्री वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर ना। नॉट वेल डिफाइंड मतलब हमें पता ही नहीं है कि प्लास्टिक के अंदर का स्ट्रक्चर कब चेंज हो जाए। लेकिन जब मुझे क्यूबिक बोलेगा ना कोई, जैसे क्यूबिक बोल गया, एग्जांपल से सेट कर रहा हूं, इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, और इसके जो एक्सिस है एबीसी वो सारे के सारे सेम है, वो सारे के सारे सेम लेंथ के हैं। और क्यूब के बारे में तो तुम जानते ही हो, क्यूब के 90 डिग्री के एंगल होते हैं और सारे के सारे एक्सिस क्यूब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बराबर लेंथ के हैं। जबकि यहां हम ऐसी कोई बात कर ही नहीं पा रहे, किसके अंदर, इन द अमोर्फस। नंबर 2, एमपीबीपी की बात करें, इनके एमपीबीपी कैसे हैं जी, शार्प। शार्प का मतलब है, अगर यूरिया की बात करो जो क्रिस्टल है, अगर इसके एमपी की बात करूं, क्लियर, इसका मेल्टिंग पॉइंट 132 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको पता है एग्जैक्ट 132 पे ही मेल्ट करेगा, 131 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अप टू 132 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये भाई साहब सोलिड ही रहते हैं। बट एट 132, एग्जैक्टली 132 पे पहुंचकर, एग्जैक्टली 132 पे पहुंचकर, क्लियर, ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, मेल्ट। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, इनके एमपीबीपी की बात करूं, तो बच्चे स्मार्ट है, शार्प नहीं है, क्लियर। शार्प नहीं होने का मतलब क्या है, बस आप हिटिंग स्टार्ट करो, मान लो एक प्लास्टिक है सॉलिड फॉर्म में, आपने हिटिंग की तो ये सॉफ्ट हो गया, और हिटिंग की तो ये भाई साहब एक विस्कस लिक्विड में बदल गए, और तो ये लिक्विड में चेंज हो गए। लेकिन ऐसा थोड़ी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट किया, ये धीरे 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 सॉफ्ट हुए जा रहा है, बस ऐसा ही ग्लास के साथ है, ऐसा ही इन सब के साथ है। तो शार्प एमपीबीपी किनके, क्रिस्टलाइन के। शार्प एमपीबीपी किनके नहीं है, अमोर्फस के, ठीक है जी। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जी हम लोग। थर्ड नंबर पे जाकर मुझे क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच का डिफरेंस जो मिलेगा, ध्यान से सुनना और समझना भाई। अगर मैं इसकी सरफेस को कट करता हूं, अगर मैं इसकी सरफेस को नाइफ से कट करता हूं तो स्मूथ कट होएगी इसकी। लेकिन अगर मैं अमोर्फस को कट करता हूं,
तो उसकी सरफेस होएगी रफ, उसकी सरफेस होएगी रफ। तो ये एक डिफरेंस आप अमोर्फस और क्रिस्टलाइन में निकाल सकते हो। फ्रेश कटेड सरफेस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज ऑलवेज स्मूथ व्हाइल द अमोर्फस इज ऑलवेज रफ। अगर इसमें कोई तीनों टॉपिक्स में दिक्कत नहीं तो मैं अगले पेज पे चलूं भाई, श्योर है आप लोग? चलो, यहां मेरे पास क्रिस्टलाइन है, दूसरी साइड मेरे पास अमोर्फस है। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो फोर्थ नंबर डिफरेंस जो मुझे क्रिस्टलाइन में दिखता है, यहां मेरे पास एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है। इसका मतलब समझ में आना चाहिए तो मैं बताता हूं अभी। क्लियर, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इसका मतलब क्या, स्मॉल क्यूब के अंदर या लार्ज क्यूब के अंदर ना तो क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स बदले, न क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का जो इक्वल होने का ऑर्डर है वो बदला है, चाहे वो स्मॉल क्यूब हो चाहे लार्ज क्यूब हो। ये तो कह रहा है आपसे शॉर्ट रेंज में भी वो वैसे ही है जैसे कि लार्ज में। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि अगर मैं अमोर्फस की बात करना शुरू कर दूं, अगर मैं अमोर्फस की बात करना शुरू कर दूं तो अमोर्फस के अंदर मुझे शॉर्ट रेंज मिलता है, शॉर्ट रेंज मिलता है और हर मोमेंट पे वेरिएबल है, बट नॉट द लॉन्ग रेंज, नॉट द लॉन्ग रेंज। मतलब रिपीटिशन ऑफ द अरेंजमेंट नहीं है, नॉट द लॉन्ग रेंज, मीन नो रिपीटिशन ऑफ द सेम अरेंजमेंट। तभी तो हम इसको अमोर्फस कह रहे हैं, तभी तो हम इसको ये कह रहे हैं कि इंटरनल अरेंजमेंट में रिपीटिशंस नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको चेक करवा देता हूं स्ट्रक्चर बनाकर। इसी से आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी भी एक्सप्लेन हो जाएगी। अगर किसी ने कहा सर मुझे NaCl लगाना है, तो मैंने कहा NaCl बच्चे पता कैसे लगा दो, Na सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट, इसी को रिपीट कर दो, इसी को रिपीट कर दो। क्लियर, इसी को रिपीट करते चले जाओ। पता है मैंने क्या किया, पहले लगाया ClNa ClNa ClNa, फिर NaCl NaCl, फिर वापस उसी को रिपीट कर दिया। तो ये मुझे लॉन्ग रेंज मिलता है। लेकिन यहां मैं क्या बनाऊं मुझे नहीं पता। अगर मुझे अमोर्फस का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो वो तो वेरिएबल है ना हर मोमेंट पे, तो मैं क्या बनाऊं मुझे पता ही नहीं है। क्लियर, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जब मुझे 5वें नंबर पे जाकर वो आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी की बात करेगा, एक वर्ड होता है आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी, थोड़ा वर्ड्स में चेंज करके लिखूंगा। इधर मिलेगी मेरे को एन आइसोट्रोपी, इधर मिलेगी मुझे एन आइसोट्रोपी। अब ये क्या चीज है, वर्ड सुनना भाई, एन फॉर नॉट, आइसो मतलब सेम, आइसो बार, आइसो थर्म, आइसो ढेरों कोरिक, ढेरों कंडीशन आपने रखी है। नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस, वर्डिंग को यहां एग्जामिन करके देख ले। ये मैंने एक एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सरे बीम, अगर सुन पा रहे हो तो, और यहां मैंने क्या किया, इस ए बी डायरेक्शन में डायगोनली एक एक्सरे बीम निकाली। तो आप देखो जो एक्स वाई डायरेक्शन में गया है उसको क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट। क्लियर, जबकि जो ए बी डायरेक्शन है बच्चे वहां उसको क्या है ना, डॉट 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 एच सर्कल सर्कल सर्कल। जब अरेंजमेंट ही बदल गई तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, एन आइसोट्रोपी, नॉट द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब एक प्रॉपर्टी को जब मैंने डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर किया, मैं एन आइसोट्रोपी को फिर डिफाइन कर रहा हूं। अगर आप क्लास में टिके हुए हो तो ध्यान से सुनते रहना। व्हाट मीन ऑफ एन आइसोट्रोपी, वन प्रॉपर्टी, क्लियर, one property in different directions, one property in different directions gives a different
गिव्स अ डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। एक प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में जब अलग अलग रिजल्ट दे तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। एक प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शंस में जब डिफरेंट रिजल्ट दे तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। और जबकि मुझे अमोर्फस के अंदर, वो तो है ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दैट्स वाई मुझे यहां क्या मिलती है, आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब समझ गए ना, वन प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बट मीन ऑफ आइसोट्रोपी, one property in different directions, one property in different directions give same result, same observations। क्लियर है? शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये काम किसके साथ हुआ, विद द अमोर्फस सॉलिड्स। किसी के दिमाग में कोई बात और आई हो तो बोल सकते हैं। इन पांचों पॉइंट्स को लेकर पहली बात, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों मेरे को मिलते हैं क्रिस्टलाइन में, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में सेम मिलता है। शार्प एमपीबीपी है, जब मैं इसकी सरफेस को कट करता हूं तो स्मूथ निकलती है, वो है क्रिस्टलाइन। मैं सिर्फ क्रिस्टलाइन बोल रहा हूं अभी, क्लियर है? अब अगर इन बातों को आप समझ गए हो तो एनाइसोट्रोपी के बारे में भी दिमाग में डाल लो। जहां शार्प एमपीबीपी लिखे थे ना बच्चे, शार्प एमपीबीपी, तो वहां डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन पिघलने की हीट भी शार्प है, फिक्स है, जबकि इनके पिघलने की कोई हीट फिक्स है ही नहीं बच्चे। इसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ द फ्यूजन, जबकि यहां हीट ऑफ फ्यूजन शार्प नहीं है। बोलो जी। लास्ट एंड फाइनल, crystallines are true solids while amorphous are the, वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने 12वीं क्लास में, सूडो सॉलिड्स। और इन्हीं का एक नाम और देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जिनको हमने सडन, ऐसे लिक्विड जिनको हमने सडन, ऐसे लिक्विड जिनको हमने सडन कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, जो जहां था वहीं फ्रीज हो गया। सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दो ज्यादा अमोर्फस। इन दो पेजेस पर किसी भी बच्चे को कोई डिस्कशन करना हो, मोस्ट वेलकम। आई थिंक नो नीड ऑफ रिवीजन। पहली बात, इंटरनल एक्सटर्नल ज्योमेट्री वेल डिफाइंड, एमपीबीपी शार्प, सरफेस कटेड होएगी, स्मूथ होएगी, क्लियर है? लार्ज एज वेल एज शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, रिपीटिशन की वजह से एनाइसोट्रोपी, डेल्टा एच एफ शार्प है, और दीज आर द ट्रू सॉलिड्स। इसका उल्टा बोलना है अमोर्फस के अंदर। बोलो जी। चलो, अब एक एनसीईआरटी में एक छोटी सी टर्म है, उसको भी समझ लो। इन्हीं के फीचर्स के अंदर आ रहा है वो, कि अगर आप टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर, ऑन द अमोर्फस सॉलिड्स, अगर आप अमोर्फस सॉलिड्स को कॉन्टिन्यूअसली, अगर आप अमोर्फस सॉलिड्स को कॉन्टिन्यूअसली हीट कूल हीट कूल हीट कूल करते रहो, जिसको हमारी मेटलर्जी में एक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अनीलिंग, ANNEALING। मेटलर्जी में टर्म एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन कभी अनीलिंग गूगल सर्च करके देखना, पता चल जाएगा आपको। हीट कूल हीट कूल हीट कूल, तो पता क्या होता है, पुराने ग्लास जो बहुत पुराने टाइम से लगे हुए हैं, 20-20 साल पुराने हैं, क्लियर, 20 to 25 ईयर ओल्ड, मीन काफी पुराने होने चाहिए, क्लियर है? तो होएगा क्या, इन पे लगातार दिन भर में तो होती रहती है हीटिंग, रात को हो जाएगी कूलिंग, सनलाइट हीटिंग देन कूलिंग देन, तो इसका कुछ पार्ट ना, कुछ पार्ट अरेंज हो गया, अमोर्फस सॉलिड चेंज टू द क्रिस्टलाइन।
और वो कैसे पता चलता है? उतना पार्ट धुंधला हो गया है। पुराने ग्लास धुंधले हो जाते हैं, पुराने ग्लास टर्बिड हो जाते हैं, टर्बिड, क्लियर ना? पुराने ग्लास टर्बिड हो जाते हैं, धुंधले। तो धुंधले क्यों हो गए? क्योंकि कुछ पार्ट अमोर्फस का रीअरेंज होकर अपने आप को ड्यूरिंग द अनिलिंग क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर गया है। तो ओल्ड ग्लास के टर्बिड धुंधले होने के पीछे वजह क्या है? उसकी वजह है कॉन्टिन्यूस हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग से उसका कुछ पार्ट अमोर्फस का किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोर्फस का क्रिस्टलाइन में। इसके अलावा एविडेंस इन फेवर ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, इसका एविडेंस बच्चे देखना कभी भी ना। मान लो ये विंडो एक, क्लियर, उसमें लगे हुए ये ग्लास लगा हुआ है, क्लियर। अब इस ग्लास को आपने बाहर निकाल लिया, क्लियर। ये इसकी थिकनेस है, मान लो 5 mm का ग्लास है, इसकी थिकनेस है। तो अगर आप इसको 10-12 साल बाद चेक करोगे तो पता क्या होता है? इसका जो बॉटम पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है इसका, क्लियर, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कंपेरेटिवली थिक हो गया है एज कंपेयर टू द टॉप पार्ट। टॉप वाला पार्ट थोड़ा सा थिन है। और ये मेजरमेंट आप फिजिक्स में करते हो, बर्नियर कैलिपर्स लेते हो शायद थिकनेस मेजर करने में ना, है ना? तो इसका जो बॉटम है ना बच्चे, वो थोड़ा सा थिक हो गया है। उसने कभी बॉटम थिक क्यों हो गया? तो मैं बोल रहा हूं ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, इनमें एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, ये फ्लूइड्स है जो आपके पास अमोर्फस सॉलिड है उसका, यानी ग्लास, ये ग्लास लगा हुआ था, ग्लास का जो बॉटम पार्ट है थोड़ा सा थिक हो गया है। ग्लास का बॉटम पार्ट थोड़ा सा थिक हो गया है। इसका मेजरमेंट हमने बर्नियर कैलिपर से कर लिया, तो बाद में पता चला ये थिक क्यों हुआ, इसके थिक होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसमें फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स, सो इट इज अ एविडेंस इन फेवर ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, दीज आर द सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करते जाएंगे। पक्की बात? सो तो नहीं रहे तुम लोग? ये चैप्टर तो बड़ा अच्छा चैप्टर है बच्चे, सॉलिड, क्लियर है। चलो अब कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जी। किसी को पीछे ले जाना हो तो मेरे को बोल देना। नाउ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द सॉलिड चैप्टर। हम सॉलिड चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। पहली टर्म मेरे पास पता है क्या है? यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होएगा? 12वीं देने तो चाह नहीं रहे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which has all characteristics, all characteristics of the crystal। एक ऐसी छोटी छोटी यूनिट किसी भी क्रिस्टल की जिसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक मिले, किसके? क्रिस्टल के, उसको बोल देते हो यूनिट सेल। यहीं हम टाइप ऑफ यूनिट सेल सीख लेते हैं जी। मेरे पास बेसिकली 4 ही यूनिट सेल है। मेरे पास बेसिकली 4 ही यूनिट सेल है। BSFE, याद करने का तरीका, BSFE, मेरे पास बेसिकली 4 ही यूनिट सेल्स हैं। BSFE, B फॉर बॉडी सेंटर्ड, ठीक है जी। S फॉर सिंपल और प्रिमिटिव, S फॉर सिंपल और प्रिमिटिव, और F फॉर फेस सेंटर्ड, ठीक है जी। और E फॉर एंड, नॉट एज।
BSFE, BSFE, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। अब मैं इनकी फोटोज बना देता हूं जी। आपको पता है बॉटनी की क्लास चल रही है, ओए बॉटनी तो चल रही है, बॉटनी नहीं है। ये बॉटनी में डब्बे डुब्बे तो नहीं होते ना मेरे ख्याल में। हाँ है ना, फोटोसिंथेसिस। क्या बात है, C3 C4 प्लांट्स ऐसे होता है ना कुछ उसमें। मेरे बेटे ने मेरे को सिखा दिया सब कुछ, उसको 11वीं में फोटोसिंथेसिस है उसके। किसी भी, अगर आप स्ट्रक्चर को, वैसे आपको पता है हमारा सिलेबस क्यूब बेस चलता है, हमारा सिलेबस क्यूब बेस। अब ध्यान से सुनना भाई, इसमें तो कुछ फोटोग्राफ्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी आगे चलते हुए, लेकिन आज मैक्सिमम कवरेज करते हैं यूनिट्स टर्मिनोलॉजी का। तो मैं सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड की बात करने वाला हूँ, बॉडी सेंटर्ड की। तो 8 तो कॉर्नर होंगे ही होंगे, 8 तो कॉर्नर होंगे ही होंगे, क्लियर ना। 8 कॉर्नर सब में फिक्स है, 8 कॉर्नर, बिना इन कॉर्नर स्केलेटन कैसे बनेगा। 8 कॉर्नर सब में फिक्स है, बस अब हमें जो अलग है वो लिख देना है, ये बॉडी सेंटर, क्लियर है। वन बॉडी सेंटर, वन बॉडी सेंटर। अब मुझे सिंपल, तो सिंपल मतलब सिर्फ 8 कॉर्नर है, फिक्स है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इसमें 8 कॉर्नर है, इसमें 8 कॉर्नर, वन बॉडी सेंटर, इसमें सिर्फ 8 कॉर्नर है, बॉडी सेंटर इसमें है ही नहीं, सिंपल ही तो है, ये प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल टाइप का यही है। उसके बाद है फेस सेंटर, तो बच्चे स्मार्ट है, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर, और सामने वाला जो फेस था बच्चे, जो सामने वाला फेस था ये वाला, उसका सेंटर, सामने वाली फेस, और ये जो तुम्हारी तरफ वाला है इसका सेंटर। तो कुल मिलाकर 8 तो कॉर्नर हो गए और 6 फेस के सेंटर हो गए। उसके बाद है एंड, एंड में आमने सामने के कोई भी दो, आमने सामने के कोई भी दो जस्ट ऑपोजिट, उनके सेंटर, तो उसको बोलते हैं END, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। तो कुल मिलाकर 4 बेसिक टाइप की यूनिट सेल है। इसी बेसिस पे हम लोग क्रिस्टल लैटिसेस का क्लासिफिकेशन कर डालेंगे। यूनिट सेल क्या हुई, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस व्हिच हैज द ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल। और ऐसी आपके पास टोटल बेसिकली 4 यूनिट सेल है, BSFE, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, फेस एंड एंड। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल की बात मैं कर रहा हूं अगले पेज पे, अगर आप इस पेज पे काम कर चुके हो, सेटिस्फाइड हो, तो हम आगे बढ़े। लो जी, एक्स्ट्रा यूनिट सेल जो करेक्टरिस्टिक नहीं होगी, कहीं मिल भी सकती है कहीं नहीं भी मिल सकती है, उसको हम बोलते हैं EDGE, एज सेंटर्ड। इसमें क्या करना है जी, वही एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ओके, वैसे मैं इसको ज्यादा तामझाम करूँ ही ना, सिंपल बना देता हूँ, चलो। एज, 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 क्लियर। जहां तो फेस मिलते हैं उसको एज बोलते हैं ना, ये एज है, ये एज, ये एज, ये एज, क्लियर है। और कॉर्नर तो कोई रोक ही नहीं सकता, बिना कॉर्नर के तो स्केलेटन ही नहीं बनेगा आपका, बिना कॉर्नर के तो स्केलेटन ही नहीं बनेगा। तो ये जो जगह है ये वाली, क्लियर, इसको आपने EDGE, एज बोल दिया है। और एज के सेंटर में यहाँ क्या रखा हुआ है, स्फीयर रखा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये सब जगह मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, बट मिल सकती है। लेकिन वो चारों यूनिट सेल तो क्रिस्टल लैटिसेस का कैरेक्टरिस्टिक है, क्रिस्टल लैटिसेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो कोई पूछेगा हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, योर आंसर शुड बी 4। आपको इससे ऊपर नहीं बोलना, 4 ही है।
ऊपर 4, यहाँ नहीं, कहीं मिसिंग तो कहीं नहीं है। हाँ, ये वाला। चार ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल गिनना कितने हो गए ये? 4 ऊपर 4 नीचे और ये 12 हो गए ना, 12 एच। 8 कॉर्नर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसके बिना तो स्केल्टन ही नहीं खड़ा होना। नाउ सेकंड डेफिनेशन मेरे पास है क्रिस्टल लैटिस की। सेकंड डेफिनेशन है मेरे पास क्रिस्टल लैटिस की। मेरे को सिंपल 3-4 वर्ड्स में बोल देना है, 3D रिपीटिशन ऑफ द यूनिट सेल, बात खत्म। यूनिट सेल को 3D रिपीट कर दो, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। जब 12वीं का पेपर देने जाओ तो 1-1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, डिफाइन द यूनिट सेल। ओ दिव्या शर्मा, साक्षी को धमका रही हो तुम? घर में लड़ाई होगी क्या तुम्हारी किसी के साथ? ओके, क्रिस्टल लैटिस 3D रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल है। टोटल 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिसेस मेरे पास हैं। टोटल 7 टाइप, टोटल 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिसेस मेरे पास हैं। उनको मैं सिखाने जा रहा हूँ और सब कुछ उसमें सिखा दूंगा कि कितने टाइप के यूनिट सेल है, क्लियर, कितने उसके अंदर ब्रेवेज लैटिस है, सब यहाँ आएगा, बोर्ड पे आ रहा है। लेकिन सबसे पहले समझो कि क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन क्या हुआ। 3D रिपीटेशन ऑफ द यूनिट सेल। आगे बढ़ू इसके अंदर में अब? यहाँ देख लेते हैं, जगह हमारे पास है, अगले पेज पे चलते हैं फिर ना। सुनो भी ध्यान से अब एक एक बात को, थोड़ा पेशेंसफुली बैठे रहना, इसमें 10-1 मिनट लगेंगे आराम से। लेकिन ये कम से कम 10-12 क्वेश्चन भी अपने अंदर मिक्स किए हुए, टेबल टेबल याद ही करवा देंगे अभी ना। क्या होगा बेटा? हाँ, एक क्वेश्चन, हाईएस्ट 2, इससे ऊपर वो वैसे नहीं डालता, टेक्निकल चैप्टर है। कभी 3 आज तक नहीं आए रिकॉर्ड में, कभी भी नहीं आए। यहां मेरे पास होएगा क्रिस्टल लैटिस। सॉलिड से डर तो नहीं लगता ना? नहीं लगता, कल कल खत्म हो जाएगा सारा डर ना, हनुमान चालीसा इसके अंदर पढ़ा देंगे तुम्हें, कल से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है जी, ना ना, छोड़ना तो वैसे ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कल की क्लास खत्म होते होते। सरफेस केमिस्ट्री का हाल तुम्हारा ठीक हो गया अब? चलो, क्रिस्टल लैटिस, यहां मेरे पास है क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स, ठीक है जी। और नेक्स्ट मेरे पास होंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और उसके बाद मेरे पास होएगा, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होने के बाद नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। और उसके बाद होएगा टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, कौन कौन से यूनिट सेल्स हैं, टाइप ऑफ द यूनिट सेल्स। बस इनफ है। चलो, अब इसमें सबसे पहले कोड बना लेते हैं, CTOMHRT, कट ऑफ माई हार्ट, बन गया कोड, क्लियर है? कट ऑफ माई हार्ट। अब जो कट ऑफ माई हार्ट में C है वो क्यूबिक है, ठीक हो गया। ये आपके पास जो नेक्स्ट है, क्लियर, ये
आपके पास क्यूबिक के बाद ट्रायगोनल है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये सीक्वेंस ही फॉलो करनी है आपने, ऑर्थोरोम्बिक है। एम फॉर मोनोक्लिनिक है, और एम आपको एच आपको पता ही है हेक्सागोनल है, ठीक है जी। और आर रोम्बिक है, और ये सबसे ओड टाइप का क्रिस्टल लैटिस जिसको बोलते हो ट्राइक्लिनिक, ठीक है जी। तो सी टी ओ क्लियर, MHRT। अब 10 मिनट कहा था मैंने, भी तीसरा मिनट भी नहीं चल रहा हमारा, अभी बेचैन होने की नीड नहीं है, बस इसको याद करके ही जाएंगे। CTOMHRT, कट ऑफ माई हार्ट करके याद रखना है आपने, CTOM हार्ट, कट ऑफ माई हार्ट, CTOMHRT याद करने का तरीका है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इसके बाद मुझे क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स की बात करनी है, क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स की। एक्सिस पे पहले काम कर लूं, ABC बराबर है, ABC में से AB तो बराबर है बट C बराबर नहीं है, देन A B के बराबर नहीं है और C के बराबर नहीं है। अब यूं करना, इन तीनों को एज सच उल्टा कर देना, मतलब 1 2 3 लिखा ना, इसको उल्टा लिख देना। A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, अब A इज इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, और ये तीनों बराबर है, उल्टा कर दो बस बिल्कुल ना 1 2 3 को। और स्टेबल को बनाने में मैंने बच्चों के साथ ढेरों एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, वो हाईएस्ट इसको एक मिनट के अंदर बना देते हैं, और किसी क्वेश्चन को अगर 2 मिनट लग भी रहे हो तो किसी को 10 सेकंड में तो लगेंगे। पॉलीमर चैप्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, एस ब्लॉक हो गया, वो 10 सेकंड में सीधे हिट ही तो करने होते हैं। तो अगर इसमें 2 मिनट लग रहे हो तो पैनिक नहीं होना, सोल्व करना है उसको प्रॉपर। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अब इन तीनों को जस्ट उल्टा लिख दिया, जस्ट उल्टा लिख दिया, जस्ट उल्टा लिख दिया। अब जो ट्राइक्लिनिक है, मैंने बताया था सबसे ओड टाइप का क्रिस्टलैटिस, सबसे ज्यादा अजीब टाइप का क्रिस्टलैटिस यही वाला है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है। इस सबसे ओड क्रिस्टल, नहीं अभी एंगल भी आएंगे ना, अभी क्लियर ना, अभी एंगल भी आएंगे। तो अब मैं क्यूबिक, ट्रायगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक और ट्राइक्लिनिक की बात कर रहा हूं। लिसन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, ठीक है जी। ऑर्थोरोम्बिक, मैच बॉक्स आपने देखा होगा, तो मैच बॉक्स की जो ज्योमेट्री है, डस्टर क्लासों में हुआ करता था ना, उसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑर्थोरोम्बिक है। उसमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है, उनमें कोई भी एक्सिस बराबर नहीं है, और सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल है। कोई भी एक्सिस बराबर नहीं और सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है जी। अब यहां जाकर अल्फा बीटा एंड 90 है, गामा जो है ना तो वो 90 है ना वो 120 है, इसके अलावा कुछ भी हो जाए उसको मोनोक्लिनिक बोल देना है। और जो हेक्सागोनल है ना, वह अल्फा बीटा तो 90 है लेकिन गामा 120 है। सुन समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, क्लियर। तो क्यूबिक, ट्रायगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो आगे बढ़े भाई। यहाँ जो रोम्बिक है ना बच्चे, यहाँ अल्फा बीटा गामा बराबर तो है लेकिन 90 नहीं है, 87 87 87 ऐसे मिल जाए। तो आप ना दो क्रिस्टल लैटिस पे नजर मारो, एक तो क्यूबिक पे नजर मारो, एक रोम्बिक पे नजर मारो। इन दोनों क्रिस्टल सिस्टम में खासियत पता है क्या है, एंगल भी बराबर है और एक्सिस भी बराबर है। लेकिन अगर डिफरेंस ढूंढोगे तो क्यूब में सारे 90 हैं जबकि रोम्बिक में सारे 90 नहीं है। अब एक बच्चे ने कहा था जो ऊपर ऑर्थोरोम्बिक है उसकी इससे डिफरेंस निकाल दें, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, और इसके अलावा ना तो बराबर ही नहीं है जब, और 90 भी नहीं है। मतलब कुल मिला के यूं कर दो ना, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं है, 87 91 93 ऐसे करके। तो जब आपको इस पूरे को एनालिसिस करने को मिलेगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकले। पहला क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, क्लियर। 7 क्रिस्टल सिस्टम में मैच बॉक्स किससे मैच करता है, तुम्हारा आंसर आएगा ऑर्थोरोम्बिक से। ऐसे दो क्रिस्टल सिस्टम जिसमें सब कुछ सेम है तो वो है क्यूबिक, रोम्बिक।
अल्फा बीटा गामा एबीसी बराबर है, अल्फा बीटा गामा एबीसी बराबर है। और कितने लैटिस सिस्टम है, क्रिस्टल लैटिस 7 है। सीटीओ एमएचआरटी, सीटीओ एमएचआरटी, जिसको याद करने का तरीका आपको बता दिया है। और अगर कोई एक्सिस की बात करेगा तो एक्सिस में सीटीओ एमएचआरटी से ही कोड चलाना है आपने, सीटीओ एमएचआरटी से ही कोड चलाना है। एबीसी बराबर है ए बी सी इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और तीनों को उल्टा कर दो बिल्कुल। और सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अगर इसको समरी फॉर्म में लेकर जाए, अगर इसे क्वेश्चन निकालना है तुमने, तो मैच बॉक्स वाला क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, क्लियर। वो कौन है, ऑर्थोरोम्बिक। दूसरा क्वेश्चन आ रखा है क्या, एक क्यूब, और दूसरा आपके पास है रोम्बिक। दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है, दोनों डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स है, बट अल्फा बीटा गामा ए बी सी, क्लियर, बराबर बराबर। और ये एक जगह बस ये कर दो, इसके बाद तो लिखने की नीड ही नहीं है आपको, जिनमें ये पैरामीटर बराबर मिलेंगे आपको। और तीसरा क्वेश्चन इसमें जो बना सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट क्रिस्टल लैटिस कौन है, वो क्यूब है। और सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल लैटिस कौन है, हाँ बिल्कुल, सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल लैटिस कौन है, वो है आपके पास ट्राइक्लिनिक। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अब 3 2 4 2 1 ये कौन है, क्यूब में 3 टाइप की क्रिस्टल यूनिट सेल्स है, क्यूब में 3 टाइप की यूनिट सेल्स हैं, क्लियर। वो मेरे पास है BSF, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, क्लियर। यहां है BS, बॉडी सेंटर्ड ट्रायगोनल, सिंपल ट्रायगोनल। लो जी, चौथा क्वेश्चन एक और बन गया। आउट ऑफ द 7 क्रिस्टल लैटिसेस विच क्रिस्टल लैटिस कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, योर आंसर शुड बी ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चंस की वैरायटी बता रहा हूं, क्लियर। ऑर्थोरोम्बिक कंटेन्स ऑल यूनिट सेल्स। अब आप ना बात का मतलब समझो, कई बार यहाँ एक दो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सारे नहीं होते। कहते जी मुझे क्यूब बोलना है, मैंने कहा। कहते मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलूं, मैंने कहा बोलो। कहते मैं सिंपल क्यूब बोलूं, मैंने कहा बोलो। कहते मैं फेस सेंटर्ड क्यूब बोलूं, बोलो। कहते मैं एजेस एंड सेंटर्ड क्यूब बोलूं, मैं कहा बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि क्यूब में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती ही नहीं है। फिर वो कहता सर मैं ऐसे बोलूं, बॉडी सेंटर ट्रायगोनल बोलो, मैंने कहा। कहते जी सिंपल ट्रायगोनल बोलूं, बोलो। सर मैं अब फेस सेंटर ट्रायगोनल बोलूं, मैंने कहा होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए रट्टा ना मारना पड़े, तो थोड़ा सा टेक्निकली टेबल बनाकर समझा दिया गया है कि BSF 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 BS BSFE, और यहां आपके पास है SE। और अगर आप कॉमन बात नोट करोगे, अगर आप कॉमन बात नोट करोगे, अगर आप कॉमन बात नोट करोगे, तो S S S S S S S सब में, प्रिमिटिव सब में, प्रिमिटिव क्यूब, प्रिमिटिव ट्रायगोनल, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक, प्रिमिटिव हेक्सागोनल, प्रिमिटिव रोम्बिक, प्रिमिटिव प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। और इन सब का जो सम है वो है। तो पांचवा क्वेश्चन एक और निकल आया कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, कितने BRAVAIS ब्रेवेज लैटिसेस है, उनको बोलते हैं 14। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है तो कितने ब्रेवेज लैटिसेस हैं, योर आंसर शुड बी 14। तो अभी तो 5 क्वेश्चन तो मैंने यहां से दिखा दिया आपको बन रहे हैं, इसके अलावा भी इसमें से ढेरों क्वेश्चन, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन की कैटेगरी तो आप मान के चलो कि यहां से 10 क्वेश्चन तो निकल ही आने। और 10 एक मिनट लगते हैं, इतने ही मेरे को लगे इसके अंदर। और अब आप देखो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीटीओ एमएचआरटी क्यूब ट्रायगोनल ऑर्थोरोम्बिक, आपकी टर्न है, चलो मैं 1 मिनट चुप रहता हूं अब।
हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है, बात कर लो। पक्का? श्योर ना? याद हो जाएगा अब ये? ठीक है जी। C2MHRT याद कर लेना बच्चे। C फॉर क्यूब हो गया, T फॉर, एक सेकंड, एक ना हल्का करेक्शन है यहाँ पे ना, एक सेकंड, हल्का सा है, ये टेट्रागोनल है बच्चे, ये मेरी मिस्टेक है हल्की सी, ये मेरी मिस्टेक है बच्चे, टेट्रागोनल है ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरी हल्की सी मिस्टेक है। C2MHRT में टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल, ये मेरी गलती है। टेट्रागोनल, वो जो ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल वो है तो सही, लेकिन रोम्बी का ही दूसरा नाम है वो रोम्बिक का, मेरी गलती थी, रोम्बिक का ही दूसरा नाम ट्राइगोनल है, मेरी गलती थी, इसलिए मैंने टी को ना लिस्ट में डाला ही नहीं, रोम्बिक ही रख दिया, सीटी टेट्रागोनल। रोम्बिक का दूसरा नाम ट्राइगोनल है, मैंने इसलिए ट्राइगोनल को लिस्ट में डाला ही नहीं। हल्का सा बच्चे वो ट्राई था, उसको टेट्रा करना था ना, मेरी गलती थी वो। ठीक है, लो जी, पहला था हमारे पास यूनिट सेल 4 है, फिर था हमारे पास कौन, क्रिस्टल लैटिस, वो हमारे पास 7 है, और 14 ब्रेविस लैटिस है बच्चे, 14 ब्रेविस लैटिस है। अब एक छोटा सा काम और कर डालें भाई हम लोग, क्लियर। अब सिंपल सिंपल बातों की तरफ चले तो एक है थर्ड नंबर पे क्रिस्टलो टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये बड़ा काम आएगा आगे जाकर, इसको बोलते हो नियरेस्ट नेबर, बस सीखेंगे इसके बारे में ढेरों बातें। नियरेस्ट नेबर मतलब डायरेक्टली टच करने वाले नंबर ऑफ एटम्स। वैसे एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि मान लो आपके पास कोई एक ना स्क्वायर लैटिस बना है, जिसके बारे में मैंने आपको सिखाना है, स्क्वायर लैटिस, ठीक है जी, ऐसे करके एक स्क्वायर लैटिस। तो एक स्क्वायर लैटिस के अंदर एक कोई भी पार्टिकल को हाईलाइट कर लेते हैं, ये कितने एटम्स या स्फीयर्स के डायरेक्टली टच में, कितने एटम्स की, हाँ जी 4, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। भैया आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, ठीक है जी। 4th नंबर पे मेरे पास चल के आता है यूनिट सेल कांस्टेंट, जिसको जेड से इंडिकेट करेंगे, यूनिट सेल कांस्टेंट, ठीक है जी, इसको कैपिटल जेड से लिखेंगे, यूनिट सेल कांस्टेंट, क्लियर। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्फीयर्स इन गिवन, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर्स इन गिवन लैटिस और यूनिट सेल, गिवन यूनिट सेल के अंदर, गिवन यूनिट सेल के अंदर जो स्फीयर्स है उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं यूनिट सेल कांस्टेंट कैपिटल जेड, उसको बोल देते यूनिट सेल कांस्टेंट कैपिटल जेड। अब श्योर है कि इस पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तो मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना, क्लियर। जैसे मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक, इसके अंदर 8 कॉर्नर है। वैसे तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं मैक्सिमम को पता होएगा, नहीं तो फिर मैंने सिखाना है कि कॉर्नर किसी क्यूब के अंदर, कॉर्नर इन क्यूब कंट्रीब्यूट्स, कॉर्नर 1/8। अगर किसी को ये बात नहीं पता तो मैं आपको ये सिखा सकता हूं, तो टाइम ना खराब करें इस पर। तो तो यूनिट सेल कांस्टेंट ऑफ सिंपल प्रिमिटिव का क्या हो गया, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। कॉर्नर क्यूबिक के अंदर 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है। अगर मेरे को एफसीसी लिख कर दे दे कोई, तो एफसीसी भी थोड़ी देर पहले बनाया था हम लोगों ने, 8 तो कॉर्नर्स हैं
8 तो कॉर्नर्स है और 6 फेस सेंटर्स हैं। एक क्यूब के अंदर, एक क्यूब के अंदर जो फेस सेंटर है, वाई ओनली फेस सेंटर, फेस में कहीं भी है, वो कंट्रीब्यूट करता है हाफ का। एक आपकी दीवार पड़ोसियों के साथ शेयरिंग है मान लो, तो आधी आपकी भी है आधी उनकी भी है। क्लियर? दैट कंट्रीब्यूट्स हाफ। मैं फिर यहां बच्चों को इनवाइट करता हूं, अगर नहीं पता ड्रॉपर को, 12वीं तो मैं बताता ही बताता हूं। क्लियर? तो यहां 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेस सेंटर है, कंट्रीब्यूशन 1/8 का है, कंट्रीब्यूशन हाफ का है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो आपके पास इसका जो जेड है वो 4 निकल आया। बोलो बेटा। बस अभी अभी पता क्या करता हूं मैं, इसका नेक्स्ट मॉडल बनाता हूं। एक सेकंड रुकना, इसको लिख लो पहले, क्योंकि अब मैं कॉर्नर भी बताऊंगा और फेस सेंटर भी बताऊंगा और एज भी बताऊंगा और बॉडी सेंटर भी बताऊंगा। अगले पेज पर चलना पड़ेगा पहले तो मुझे। कोई नहीं आराम से। चलो अब ध्यान से सुनना और समझना भी। एक मैं क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है जी। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के मैंने टुकड़े, जैसे घर में पनीर काटते हो ना, 2 टुकड़े कर दिए। पक्का समझ में आ गया? चलो फिर मैं वापस बनाता हूं। मैं ऐसा जानबूझ के करता हूं क्लासेस के अंदर, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कर क्या रहा है। एक पहले तो एक सिंपल सा फेस बनाया, फिर इस पर मैंने एक और फेस बनाया, फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। फिर मैंने इसको बीच से काट दिया। बात क्लियर? अब मैंने फिर इसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? ये लो जी, ये लो जी, ये स्प्लिट कर दिया, ये स्प्लिट कर दिया। वापिस ये देखो, दिख रहा है? 1 2 3 4। अब मैंने इनके इन पॉइंट्स को, जिनको लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, आपस में मिला दिया है। एक बार के लिए लगेगा कि सब डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, मैं वापस हटा के बना देता हूं। ये लो जी, ये ठीक है। कलर में ये वाला कलर लेते हैं अब। डन 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 डन। अब इसमें हमने इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, और इनको आपस में मिला दिया, और लास्ट एंड फाइनल इसको 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 आपस में मर्ज करवा दिया। अब एक बार ना इसे नजर हटा के वापस देखो, तो यहां ना 8 छोटे छोटे क्यूब से मैं इसको शेडेड करता हूं, फिर इसको मिटा दूंगा यहां से ना। ये छोटा सा क्यूब है जिसको मैंने शेडेड किया है। अब मैं इसको हाईलाइट करके आपके सामने लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना। एक, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 8 इसके पूरे के पूरे कॉर्नर ड्रॉ कर दिए। ऐसे तुम्हारे इसके पीछे भी है, कुल मिला के 8 है ये। 1 इसके बैक, उसके 2 साइड में, और 4 के नीचे 4। ठीक होगी बात? अब मैं इस पूरे को यहां से हटा रहा हूं, एक बार और बनाऊंगा, जिससे तुम एग्जैक्टली बातों तक पहुंच पाओगे। लो जी,
अब ये जो बनता है ना बच्चे, जो क्रिस्टल, एक बार मैं इसमें पीछे चलूं तो आप उसको भी देखना और इसको भी देखना एक बार ध्यान से। ये बन गया वापस। तो मेरा जो टारगेट होएगा वो आप तक पहुंचना सबसे पहले कॉर्नर। एक बात समझो, इस क्यूब को 8 छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो इस पे नजर मारना बच्चे, ये हर एक छोटे क्यूब का कॉर्नर है। ये जिसको मैंने व्हाइट किया ना, व्हाइट वाला, ये हर एक छोटे क्यूब का कॉर्नर है। टोटल 8 क्यूब है, एक बड़े क्यूब में 8 छोटे क्यूब है, और ये हर एक छोटे क्यूब का कॉर्नर है। तो अगर मैं इसको अलग, 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 इसको अलग कर दूं तो इस बेचारे का क्या हाल होएगा? 1/8 हिस्सा जाएगा सबके साथ। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉर्नर, किसी क्यूब का कॉर्नर, किसी क्यूब का कॉर्नर 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। अब चलते हैं, अब चलते हैं एज पे। धीरे धीरे करेंगे काम ना। इस पूरे को, जिसको मैंने एज बनाया, व्हाइट कलर किया, जिसको मैंने व्हाइट किया, प्योरली व्हाइट किया जिसको ना, ठीक है जी। अब इस पे नजर मारो आप लोग ध्यान से। तो जिसको ये व्हाइट जो आपके पास स्फीयर पड़ा है, ये किसी एज का सेंटर बन गया। अब इस एज का सेंटर, तो एक क्यूबॉइड तो आपकी तरफ है, एक क्यूबॉइड इसके बैक साइड है, और 2 क्यूबॉइड ऊपर है। एक क्यूबॉइड आपकी तरफ, दूसरा उसके पीछे, 2 उसके ऊपर। तो अगर मैं इस क्यूबॉइड को अलग कर दूं, 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 तो इस बेचारे का क्या हाल होएगा? हर एक के साथ ही 1/4 चला जाएगा। तो कॉर्नर ने कंट्रीब्यूट किया था 1/8 का, और एज सेंटर 1/4। कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8 ऑफ द क्यूब, और उसके बाद जो मेरे पास एज सेंटर बना, उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं वहीं वापस चला गया। अब थोड़ा सा मेरे साथ टिक के रहना और बात को सीखना। लो जी, अब एक काम करना बच्चे, चेंज कर रहा हूं इसको, जिसको मैं अलग कलर से मार्क कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये पूरा की पूरा एक फेस है, फेस, और ये व्हाइट, इसको कर देता हूं व्हाइट, ये वाला व्हाइट स्फीयर। अब ध्यान से सुनो भाई, एक क्यूबॉइड तुम्हारे राइट है, एक क्यूबॉइड तुम्हारे लेफ्ट है, एक क्यूबॉइड तुम्हारे राइट है, एक क्यूबॉइड तुम्हारे लेफ्ट है, और ये पूरा के पूरा उसके अंदर दो क्यूबॉइड के बीच एक दीवार है, वॉल है, पार्टीशन है। उस पार्टीशन के सेंटर में एक स्फीयर पड़ा हुआ है। एक स्फीयर मैं रख लेता हूं, एक मैं साक्षी को दे देता हूं। तो सोचो इस बेचारे का क्या हाल होएगा? 1/2 जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो अब एक काम और करते हैं जी, मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, क्लियर ना? एक छोटा सा काम और करेंगे, अब इस पूरे को अकेला मानना है, और वही व्हाइट बॉल वहीं पड़ी हुई है। तो अब ये किसी के साथ कोई कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहा, तो बॉडी का सेंटर कितना कंट्रीब्यूशन करने लग गया? 1 का। तो कुल मिलाकर हमारे दिमाग में कंक्लूसिव डिस्कशन क्या आया? कंक्लूसिव डिस्कशन ये आया कि अगर कोई क्यूब का कॉर्नर है तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर उसका एज है 1/4 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अगर उसका बॉडी सेंटर है तो 1 का, अगर क्यूब का फेस है, क्लियर, तो हाफ का। क्या आपको ये बात समझ में आती है? यूनिट सेल कांस्टेंट ऑफ द एफसीसी इज 4, यूनिट सेल कांस्टेंट ऑफ द सिंपल इज 1। आगे बढ़े इसमें। यूनिट सेल कांस्टेंट, किसका यूनिट सेल कांस्टेंट निकाल रहे हो भाई? बॉडी सेंटर्ड का। कहते जी 8 तो नर है, एक बॉडी का सेंटर है, इंटू 1/8 इंटू 1, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। और अगर मेरे को जेड ऑफ द
सिंपल क्यूब निकालने के लिए बोल दे तो बस 8 कॉर्नर ही तो है, तो जेड आ जाएगा 1। अगर कोई हेक्सागोनल लैटिस, वैसे बाद में कर लेंगे, जब समझा दूंगा ना मैं तब करेंगे इसको, मेरे को याद करवाना है आपने। जेड ऑफ हेक्सागोनल लैटिस अभी मैंने समझाया नहीं इसलिए अभी बात नहीं कर रहा। अभी मैं आपको सबसे पहले यूनिट सेल, दूसरे नंबर पे क्रिस्टल लैटिस, तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेशन नंबर, चौथे नंबर पे बताया मैंने आपको यूनिट सेल कांस्टेंट जेड। अब मैं पांचवी टर्म की बात कर रहा हूं आपसे, फिफ्थ टर्म, वो मेरे पास है पैकिंग फ्रैक्शन। वो मेरे पास है पैकिंग फ्रैक्शन, वो मेरे पास है पैकिंग फ्रैक्शन। शुरू करूं भी पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में होएगा क्या, ध्यान से सुनना। वैसे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में फर्क है। पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो एक से एक से कम ही निकलता है फ्रैक्शन तो यह करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल। एटम्स कैसे स्फेरिकल है और नीचे डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और वो तुम्हारे पास क्यूबी है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल। तो अच्छा है कि हम इस पे प्रैक्टिस ही कर लें। क्लियर, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सीख लें। तो सबसे पहले मैं पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना सिखा रहा हूं सिंपल क्यूब का, सिंपल क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन, और बाद में इस चैप्टर को ना 20 मिनट में समराइज कर लेंगे। फिर आपको लगेगा डेरिवेशन की तो नीड थी नहीं, लेकिन एक डेरिवेशन तो कम एटलीस्ट ले लो, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का जेड पता है बच्चे, 1। ठीक हो गया। अब जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालने चलते हो तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कितने एटम, एक है, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है, और यहां उस क्यूब का, यहां उस क्यूब का, यहां उस क्यूब का वॉल्यूम पुट कर दिया जिसके अंदर ये था ऑलरेडी। एक बार फिर मैंने एक सिंपल टाइप का क्यूब बनाया, उसके इस जगह पर जो स्फीयर था उसको मैंने उसके एक्चुअल शेप साइज में लिखा जब, तो इस एज पे, इस एज पे दो स्फीयर थे, इस एज पे, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो इस एज पे दो स्फीयर थे, और दोनों के दोनों, दोनों के दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो ये जो आपके पास एज हुआ और इनकी रेडियस आर आर हुई, तो ए बराबर 2r लिख दिया, ए बराबर 2r लिख दिया। तो अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकलवाने में इंटरेस्टेड हो तो आर और ए सेम टर्म्स में होने चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, इस ए की जगह आपने लिख दिया 2r क्यूब, इस ए की जगह आपने लिख दिया 2r। जहां आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे वहीं रोक लेना, इससे आपको इसको ज्यादा समझने में इजी रहेगा। मेरे पास इस पूरे के पूरे एक सिंपल क्यूब में कितने स्फीयर्स थे, कहते जी 8 थे। मैंने कहा कॉन्ट्री कितने कर रहे थे, कॉन्ट्री, आपने कहा जी 8 × 1/8, एक मिला मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन में। मैंने कहा ठीक है, 1 जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, स्फीयर सॉरी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जेड एक रख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, अब ए की जगह 2r रख दिया। अब इसको 4, इसको पाई, इसको 3, इस 2 का क्यूब 8, और आर आर सब कैंसिल हो गए। ये पाई बाई क्या आ गया, 6 आ गया। अगर यहां से पैकिंग फ्रैक्शन वैसे आता है 0.52 के आसपास, क्योंकि 3.14/6 है ना, तो अगर इसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन का 100 से मल्टीप्लाई, 0.5 to 6 का 100 से मल्टीप्लाई,
52.6। क्या आप नींद में हैं? तो अगर कोई पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है ना, तो कई बार वो अनपैक्ड पार्ट भी पूछता है। आजकल क्वेश्चन बनने लग गए इस पर। तो बोल देते हो 1 - π/6 और 47.4% जगह अन ओक्यू हाँ जी अनपैक्ड है, अनऑक्यूपाइड या अनपैक्ड है। कहीं भी कंफ्यूजन हो बात कर लो। अभी मेरे पास 5 मिनट है, किसी को पुराना कोई भी बात करनी हो, सीखना हो। कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, एज सेंटर कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन इन क्यूब। कोई दिक्कत हो बात कर लो भाई। पक्का? चलो, अब इसके बाद एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन भी सीख लेते हैं। और फिर मैं आपसे कई बार बात करूंगा, ध्यान से सुनना कि मेरे को इसमें काम की बात को मैं हाईलाइट कर दूं। जब आप रिवीजन करो ना इसका पूरे का, तब इसको हाईलाइट करके रखो बस। और इसको कि सिंपल क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन π/6 है, 0.526 है और 52.6% है। 52.34 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट क्वेश्चन आ जाएगा। 3/6 50 होता है अप्रोक्स। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। एक छोटा सा मैथमेटिक्स जो आप सबको पता है, अगर एज लेंथ ए हो तो इसको बोलते हो आप लोग फेस डायगोनल। तो पाइथागोरस लगाकर ये आ जाएगा a√2। और इसके बाद इसको बोलते हो आप बॉडी डायगोनल। ये वही पाइथागोरस लगाकर आ जाएगा a√3। क्लियर? वैसे फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके ना 1D में जब सोल्व करते हो आप लोग। तो ये a हो गया, ये a√2 हो गया, ये a√3 हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि जब आप सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाते हो ना, सिंपल के बाद बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो आपको पता है जो इसके एज पे पार्टिकल्स थे, अब वो एक दूसरे के टच में नहीं है। उनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो गई है, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो ऑक्यूपाई हो गया है। इतना भी बता सकता हूं पूरी कैलकुलेशन के बाद कि ये जगह अप्रोक्सीमेट 13% है जो खाली पड़ी हुई है। इसका डेरिवेशन है मेरे पास, मैं चलो उसी में लेकर चलूंगा आपको। फिलहाल जो मैंने मैसेज देना है वो क्या देना है कि इसकी बॉडी ऑक्यूपाई हो गई है। अब इसकी बॉडी ऑक्यूपाई हो गई है, बॉडी ऑक्यूपाई हो गई, कॉर्नर ऑलरेडी ऑक्यूपाइज थे। लेकिन बॉडी ऑक्यूपाई होने से जो एज था ना, पीछे समझा था आपने, पीछे समझा था आपने, जो एज थे वो एक दूसरे के टच में थे। एज पर पड़े हुए स्फीयर एक दूसरे के टच में थे। अब यहां एज पर पड़े हुए स्फीयर एक दूसरे के टच में किसी भी हालत में आ ही नहीं सकते, नहीं तो फिर सेंटर, ये जो बॉडी सेंटर है ये टच में नहीं रहेगा। तो इनके बीच में खाली जगह है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो पैक्ड ना हुए ना। तो पैकिंग निकालने का बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? सुनते रहना ध्यान से। ये बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे ये वाला एक स्फीयर,
बॉडी डायगोनल पे एक स्फीयर, ये स्फीयर, उसके बाद बॉडी डायगोनल पे दूसरे स्फीयर का रेडियस, तीसरे स्फीयर का रेडियस, ये आर आर टू आर। तो कुल मिलाकर इस पूरे बॉडी डायगोनल पे जिसकी वैल्यू a√3 है इज इक्वल टू क्या हो गया 4r। क्या आप सच में समझ पाइए क्या हो रहा है? बस उसके बाद तो काम आसान है। पैकिंग फ्रैक्शन पुट किया, जेड पुट किया, 4/3 पाई आर क्यूब पुट किया, ए क्यूब लिखा, पैकिंग फ्रैक्शन लिखा, जेड की वैल्यू बॉडी सेंटर्ड के लिए आई थिंक 2 थी अगर आपको याद हो तो क्लियर, 4/3 है, ये पाई आर क्यूब है। अब आप ए की जगह 4r/√3 लिखना चाहते हो, ठीक है ना? तो यहां मैंने लिख दिया 4r क्यूब और यहां लिख दिया है √3 क्यूब। सोल्व कर लें तो आपके पास ये 8 हो जाएगा और ये 3 √3 हो जाएगा, 3 बार होएगा ना √3 पाई रहेगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 रहेगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। समझ में आया क्या हरकतें हुई? इसका मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसको सोल्व किया 3√3 आ गया, पाई अपनी जगह पे मेंटेन्ड है, 3 अपनी जगह मेंटेन्ड है, 4 का क्यूब 64 अगर आपको पता हो तो, ये कैंसल, तो पाई अपनी जगह पे 8 आ गया, ये कैंसल, ऊपर √3 आ गया। आपके पास सॉल्यूशन क्या निकला है? √3 पाई/8। ये पैकिंग फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.68 निकलती है। मैं फिर आपसे कहूंगा एक फाइनल टेबल बना देंगे जिसमें आपके काम की बात यही है कि एक फाइनल टेबल बना देंगे सिंपल का पाई/6, बॉडी सेंटर्ड का √3 पाई/8 और अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन, अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन 1 - √3 पाई/8, खाली जगह। क्या आप नींद में हैं? तो इस पूरे को अप्रोक्सीमेट 10 से 15 मिनट लगाकर आराम से रिवाइज किया जा सकता है और ढेरों क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे इससे। अब कल का हमारा टारगेट और फोकस जो रहेगा वो रहेगा, कल छुट्टी है तुम्हारी क्या? अनाउंस्ड कुछ पता है? कुछ आइडिया नहीं होगा ना? ओके चलो कोई नहीं, जैसे भी हो काम कर लेना, अगर लॉगिन करना होगा तो लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो फिर काम कर लेना, ठीक है? चलो अभी मेरे को क्लास फ्री करनी है बच्चे, डाउट हो तो मेरे, हाँ जी बेटा। नहीं मेरे पास शेड्यूल आज शायद ना एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है शायद, इसलिए है नहीं, ठीक है?